हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लैब का सेशन है आज आप लोगों का और हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल देख रहे हैं, जिनमें कि हम मेनली रिविजन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं सारे प्रैक्टिकल का, जो आप लोग पहले देख चुके हैं, कैसे उनका प्रोसीजर था उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज के सेशन में, लास्ट सेशन में हमने मेल्टिंग पॉइंट पर बात की थी। आज के सेशन पे बॉइलिंग पॉइंट पर बात करते हैं कि किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट आपका डिटरमिन किया, ठीक है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है एक कार्बनिक यौगिक के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का अध्ययन करना, कैसे उसको निकाला जाएगा या उसका निर्धारण करना। द थ्योरी में सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है उसका, ठीक है ना। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जो किसी भी कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा उसके ऊपर बात करता है। ओके, उसके बारे में हमें बताता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट हेल्प आइडेंटिफाई द एंड कैरेक्टराइज अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड की पहचान करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करता है, उसको उसकी विशेषताएं हमें बताता है, ठीक है ना। A liquid boil when its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure is determined by the kinetic energy of a molecule. Okay, तो यहाँ पर किसी भी कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कौन सा टेम्परेचर है, जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। जब हम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो किस पर निर्भर करता है, आपका डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, उस तापमान पर निर्भर करता है। इसके अलावा मास, द्रव्यमान, और वेलोसिटी जो कि उस मॉलिक्यूल का वेग है उसके ऊपर निर्भर करता है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। जब आपका क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने के साथ साथ जो मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, औसत उसकी गति जो वहां पर ऊर्जा है वो उसकी बढ़ जाती है। इसके अलावा when the temperature reaches the boiling point, जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है, the average kinetic energy becomes sufficient to overcome the force of attraction between the liquid particles. Okay, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली फेज कन्वर्जन हो रहा है ना, फेज चेंज हो रहा है आपका। एक फेज जो है, जो लिक्विड फेज में आपका मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है, वो लिक्विड से आपका गैसियस फेज में जा रहा है। तो होगा क्या, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते उसको बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा, उस समय जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो उसे हेल्प करेगी। गतिज ऊर्जा इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, उस अट्रैक्शन के फोर्स को वो तोड़ सके, ताकि वो लिक्विड स्टेट से आपका वेपराइज हो सके या वेपर्स में कन्वर्ट हो सके। ओके, सो as the force of attraction decreases, the molecule in the liquid state escape from the surface and turn into gas। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर चुका है आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, तो उस केस में आपका जो मॉलिक्यूल होंगे वो लिक्विड स्टेट से आपका एस्केप करके गैसेस स्टेट में चले जाएंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड वेरीज विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। A liquid at a higher pressure has a higher boiling point than when that liquid is at lower atmospheric pressure. Okay, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये आपका अफेक्ट होता है, यानी बदलता है किसके साथ साथ, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बदलने के साथ साथ। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लिक्विड एट अ हायर प्रेशर हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा किसकी तुलना में, सेम लिक्विड जब आपका लोअर प्रेशर पर आपका रखा गया तो उसका फिर बॉइलिंग पॉइंट वहां पर लो आएगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलने से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बदलता है। Clear? Then the normal boiling point of a compound is an indicator of the volatility of that compound. Okay, जो normal boiling point होता है आपका किसी भी कंपाउंड का, वो उसकी वाष्पशीलता को बताता है कि किस प्रकार वो वाष्पित हो रहा है। यहाँ पर the higher the boiling point, the less volatile is the compound. जितना ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जितना ज्यादा उच्च क्वथनांक का मान आएगा,
उतना ज्यादा कम वो वाष्पशील पदार्थ होगा। जो जितना अच्छा वाष्पशील है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, यानी वो उतनी जल्दी वेपराइज होना शुरू करती है। समझ रहे हैं ना? चलिए, एज अ गिवन टेम्परेचर इफ अ कंपाउंड्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन दैट कंपाउंड विल जनरली एग्जिस्ट as a gas at atmospheric pressure. If the boiling point of the compound is higher, it then exists as a liquid or solid. Okay, if the boiling point of a compound is higher, अगर किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब क्या है कि वो आपका एग्जिस्ट करेगा लिक्विड या सॉलिड स्टेट में। ओके, तो व्हाट आर द जनरल ट्रेंड्स दैट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है? पहला, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो मॉलिक्यूल के बीच में है, अंतराण्विक आकर्षण बल, वो अंतराण्विक आकर्षण बल हमको देखना पड़ेगा कि कैसा है। अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका अधिक आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा आपको टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको मॉलिक्यूल को। सो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सच एज आयनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड वॉन डर वॉल डिस्पर्सन force affect the boiling point of a compound. The influence of these forces depend on the functional group present. We can explain the effect of these forces on the boiling point of compound with the help of some examples. Okay, तो यानी interaction change हो रहा है molecule के बीच में, bonding change हो रही है। बॉन्डिंग के चेंज होने से, बंधों के बदलने से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगा। ओके, जैसे कि कहीं पर आपको आयनिक आयनिक बॉन्ड दिखेगा, कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी, कहीं पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन दिखेगा, कहीं पर वॉन डेर वाल डिस्पर्सन फोर्स दिखेगा। तो इसी तरह से उनके क्या होंगे, आपके बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होते रहेंगे। तो सबसे कम जो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वो आपको देखने को भी लगा, जहां पर वॉन डेर वाल डिस्पर्सन फोर्सेज हैं, उससे थोड़ा अधिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में होगा, उससे अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा, और सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट आते हैं आयनिक कंपाउंड पे। ठीक है ना? इसीलिए प्रश्न आप लोग पढ़ते थे कि आयनिक यौगिकों के गलनांक या क्वथनांक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां पर आयंस के कारण वो इंटरेक्शन जो है वहां पर, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रबल प्रकृति का है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ओके, N-butane contains no polar functional group. The only attraction between the butane molecule is weak van der Waal dispersion forces. The result is that butane boil at a temperature at which water freezes and is much lower than diethyl ether. In the case of diethyl ether, the molecules are held together by dipole-dipole interaction, which arises due to the polarized CO bond. Its boiling point is 35 degrees Celsius. Compare its boiling point with that of N-butanol. The boiling point of N-butanol is 117 degrees Celsius. The greatly increased boiling point is due to the fact that butanol contains hydroxyl group, which is capable of hydrogen bonding, but the boiling point of sodium butoxide is higher than that of butanol because the attractive force in sodium butoxide is very strong ionic bond. Okay, so the intermolecular forces go in the order. ionic का सबसे ज्यादा boiling point आएगा, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों का आएगा, उससे कम आएगा डायपोल डायपोल वालों का, और उससे कम आएगा आपका वॉन डेर वाल डिस्पर्सन फोर्स के जो कंपाउंड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ओके, लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन चेन, ये भी आपका अफेक्ट करेगा किसको, बॉइलिंग पॉइंट्स को। ओके, कार्बन चेन की लेंथ कितनी है, कितने कार्बन की श्रृंखला है, वो भी आपका अफेक्ट करेगा बॉइलिंग पॉइंट्स को। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस और द लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन चेन इंक्रीजेस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे कंपाउंड में कार्बन की चेन बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, श्रृंखला बड़ी हो रही है आपकी, तो उसी कि उस केस में क्या होगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि दो कंपाउंड ले लिए, दोनों में अगर आप सिंपल चीज का डिफरेंस देखेंगे, कार्बन की श्रृंखला एक की बड़ी है एक की छोटी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उस कंपाउंड का आपका बॉइलिंग पॉइंट अधिक आएगा। ठीक है ना? दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एज द मॉलिक्यूल गेट्स लॉन्गर एंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में आपका कार्बन की श्रृंखला बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वहां पर, और उसके बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन वहां पर बढ़ रहा है, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इट टेक्स मोर एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सो द बॉइलिंग पॉइंट राइजेस। ओके, क्योंकि वहां पर ज्यादा एनर्जी आपको मॉलिक्यूल को देनी पड़ेगी, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम उपस्थित हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे एल्केन के केस में देखो, यहाँ पर
3 कार्बन थे -42 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद कार्बन की श्रृंखला बढ़ी हुई और बढ़ी हुई और बढ़ी हुई, तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। अल्कोहल में भी देख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, यानी वो कार्बन की श्रृंखला लंबी हो रही है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में, ईथर में, सब में यही हो रहा है। ठीक है। थर्ड है आपका ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। अगर कंपाउंड में ब्रांचिंग हो रही है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों जगह उपस्थित है, पर एक सीधी श्रृंखला है और दूसरे में शाखा में आपका जो ग्रुप्स है वो आ गए हैं, तो जिनमें शाखा में ब्रांचिंग हुई है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, द सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड विल आल्सो इंक्रीजेस। वॉन डर वाल डिस्पर्सन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. So the increase of surface area increases the ability of individual molecules to attract each other. जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया किस केस में बढ़ रहा है, जहां पर चेन आपकी लंबी होगी, उस केस में सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, वहां पर इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन जब ब्रांचिंग होती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, उस केस में कम हो जाएगा। ब्रांचिंग इन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस द सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल को, किसी भी कंपाउंड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो श्रृंखला के आने से या ब्रांचिंग होने के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देयर बाय डिक्रीजिंग द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जिसके पश्चात क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का जो फोर्स है या इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, जिसका परिणाम क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कम हो जाएगा। कंसीडर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन पेंटेन एंड नियोपेंटेन, जिसमें कि दोनों में 5 कार्बन की श्रृंखला है, और आपका 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन भी नियोपेंटेन को कहा जाता है। These are isomers having the same molecular formula, that is C5H12. ये दोनों आइसोमर्स है, समावेवी हैं, यानी दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, C5H12 जिसे आप कह रहे हो, यानी दोनों में 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। क्योंकि आपने पढ़ा है, जब भी हम आईयूपीएसी की बात करते हैं या कंपाउंड की बात करते हैं, अगर दोनों का नाम बदल गया है ना, तो नाम बदलने से कंपाउंड बदल जाते हैं। ये आप बोलते हो, केमिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स या नंबर ऑफ अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स वो सेम हो सकते हैं, बट वहां पर अगर नाम आपका अलग अलग आ रहा है, इट मींस कंपाउंड अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर दो कंपाउंड है, दोनों समावेवी हैं एक दूसरे के, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्योंकि डिफरेंट है दोनों के, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है। अगर आप एन पेंटेन की बात करें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक आएगा, लॉन्ग कार्बन की चेन मिलेगी, 5 कार्बन एक श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक श्रृंखला को लेंगे तो इसमें आपको 3 ही कार्बन मिलेंगे, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, और फिर 2 कार्बन एटम कहाँ मिलेंगे, ब्रांच में मिलेंगे आपको जुड़े। ठीक है ना। तो इस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक। क्लियर? ये आ रहा है। 4th है आपका पोलैरिटी, यानी अगर किसी में ध्रुव बन रहे हैं आपके, तो उसके कारण क्या होगा, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमिन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड स्टेट। अगर पोलार हो जाता है आपका, वहां पर ध्रुव बन जाते हैं, तो वो क्योंकि पोल्स बनेंगे तो डिफरेंट आपके उसमें चार्जेस आएंगे, जहां पर क्या अट्रैक्शन फोर्स अच्छा लगेगा। एंड इन पोलर कंपाउंड द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। पोलर में होता क्या है, जब आप ध्रुव की बात करते हैं, ध्रुवण की बात करते हैं, तो वहां पर एक जो किसी मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से जुड़ता है, यही तो होता है। एंड दैट मीन्स पोलर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट चार्ज इफेक्ट। जहां पर पोलर जो कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो ऑपोजिट चार्ज इफेक्ट के कारण जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना, विपरीत प्रभावी आवेश के कारण। द पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय इट्स फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो किसके द्वारा बताई जाएगी, उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप के कारण। द ग्रेटर द पोलैरिटी द हाइयर इज द बॉइलिंग पॉइंट। जितना अधिक पोलर होगा आपका मॉलिक्यूल और उतना अधिक उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, सो यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड है, उनके बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। जल्दी से आप इस थ्योरी को नोट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी नोट कर रखी हैं। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे नोट करेंगे ये लेंथ ऑफ कार्बन चेन, और ये टेबल भी आप लोग नोट करेंगे जिसमें अलग अलग कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं।
इसको भी नोट करेंगे आगे, ये टेबल भी नोट कर लेंगे आप लोग जल्दी से। चलिए अब वो प्रोसीजर देख लेंगे कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आप ये प्रोसीजर देखेंगे। Boiling point of an organic compound. We require phenol, concentrated sulfuric acid, capillary tube, thermometer, thread, iron stand with clamp, test tube, beaker, stirrer, wire gauze, tripod stand and a Bunsen burner. Take the test tube. Take the bottle containing phenol. Fill up 2/3 of the test tube with phenol. Fix the test tube to the thermometer with the thread. The thread should be fixed near the mouth of the test tube. Take concentrated sulfuric acid. Fill the beaker with concentrated sulfuric acid. Place the beaker on the wire gauze placed over the Bunsen burner and insert a stirrer in it. Clamp the thermometer carrying the test tube on the iron stand. Adjust the thermometer so that its bulb is well under the acid and the open end of the tube with the thread is sufficiently outside the acid bath. Take a capillary tube 5 to 6 centimeters in length and seal one end of the tube by heating it in the flame of the Bunsen burner. Place the capillary tube in the test tube with closed end upward. Heat the sulfuric acid bath slowly and stir the bath gently using the stirrer to ensure uniform heating. After some time, bubbles will start coming from the end of the capillary tube dipped in the liquid, and soon a rapid and continuous stream of air bubbles will escape from it. This is the stage when vapor pressure of the liquid in the sealed capillary tube just exceeded the atmospheric pressure. Note the temperature T1 when continuous stream of air bubbles start coming out. Turn off the burner. Bubbles from the end of the capillary tube will continue to decrease. Note the temperature T2 when evolution of bubbles from the end of the capillary just stops. The average of the two temperatures T1 and T2 gives the boiling point of phenol. Boiling point of an organic compound. The boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure exerted upon the liquid's surface. At one standard atmospheric pressure, the boiling point of the liquid is termed as normal boiling point. Different liquids have different boiling points. This is due to the difference in the intermolecular forces operating between the molecules of the liquid. Our aim here is to determine the boiling point of the given liquid, toluene. Materials required: liquid paraffin in a 100 ml glass beaker, toluene, a small thin-walled test tube, thermometer, capillary tubes of approximately 5 to 6 centimeter length, dropper, rubber band, stirrer, stand with clamp, Bunsen burner and a hot plate. Procedure: take the small test tube and using a dropper, fill it 2/3 full with the organic liquid toluene whose boiling point needs to be determined. Fix this test tube to the thermometer with the rubber band in such a way that the bottom of the tube is at the middle of the thermometer bulb. The rubber band should be fixed near the mouth of the tube. Take the 100 ml beaker half filled with liquid paraffin and place it over the hot plate. Now place the stand near the hot plate and clamp the thermometer carrying the test tube to the stand. Lower the thermometer along with the test tube into the liquid paraffin bath. Adjust the setup so that the thermometer bulb is well under the liquid paraffin bath and the open end of the test tube with the rubber band is sufficiently outside the liquid paraffin bath. Take a capillary tube and seal one end by heating it in the flame of the Bunsen burner.
Place the capillary tube in the test tube containing toluene so that its open end is dipped in toluene. Start heating the liquid paraffin bath slowly and stir the bath gently using the stirrer to ensure uniform heating. At first, a bubble or two will be seen escaping at the end of the capillary tube dipped in toluene, but soon a rapid and continuous stream of air bubbles escape from it. At this stage, the vapor pressure of the liquid just exceeds the atmospheric pressure. Note the temperature T1 when continuous stream of bubbles start coming out. Stop heating and note the temperature T2 when the evolution of bubbles from the end of the capillary tube just stops. The mean of the two temperatures T1 and T2 gives the boiling point of toluene. Precautions. The capillary tube should be properly sealed. The rubber band should be fixed near the mouth of the test tube so that the open end of the test tube with the rubber band is sufficiently outside the liquid paraffin bath. The liquid paraffin bath must be heated very slowly and the bath is stirred gently to ensure uniform heating. The open end of the capillary tube should be well inside the liquid. चलिए, तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने बॉइलिंग पॉइंट पे बात की है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका प्रोसीजर आपने देखा एनिमेटेड वीडियो के थ्रू और रियल लैब वीडियो के थ्रू। ठीक है ना, ऐसे ही आपको अपनी लैब में भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। आने वाले सेशन में हम एक बार फिर से प्रैक्टिकल को लेके चलेंगे, जहां पर प्रोसीजर पे बात करेंगे और वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर बात करेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।